अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो का क्या है। एग्जामिन द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इन स्टेट लेजिस्लेशन। सो रोल आपसे पूछ रहा है, रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इन स्टेट लेजिस्लेशन, है ना। ओके, आपको एग्जामिन करना है। हाउ डज इट इम्पैक्ट द फेडरल फ्रेमवर्क। इसका इम्पैक्ट फेडरल फ्रेमवर्क पर क्या है, एज इनविसेज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिस्कस। एंड यू हैव टू आंसर इन 150 वर्ड्स। द क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। हिंदी में इस प्रश्न को देखते हैं। राज्य विधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। परीक्षण करना है, यह भारत के संविधान के तहत परिकल्पित संघीय ढांचे को कैसे प्रभावित करता है। संघीय ढांचे को कैसे प्रभावित करता है मतलब जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्टेट लेजिस्लेशन में भूमिका है, वो भारतीय संविधान में जो फेडरल सिस्टम को कंसेप्चुलाइज किया गया है, जो एक दृष्टि रखी गई है यहाँ पर एक फेडरल पॉलिटी की, उसको प्रभावित कैसे करता है। तो क्वेश्चन आपको दो भागों में है। पहला सब पार्ट क्वेश्चन का एग्जामिन करना है आपको गवर्नर और प्रेसिडेंट का रोल स्टेट लेजिस्लेशन में। स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेशन में अंतर होता है। लेजिस्लेचर हम उस बॉडी को कहते हैं जो कानून बनाती है, यानी कि पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन राज्यों में काउंसिल है वहां पर। ठीक है, अच्छा। तो अब ये कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेशन में, तो स्टेट लेजिस्लेशन का क्या अर्थ है, जो राज्य के कानून बनाने की प्रक्रिया है, या जो राज्य कानून है, राज्य की विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसे हम राज्य विधान कहते हैं, है ना। तो स्टेट लेजिस्लेशन में, सो लेजिस्लेशन एज ए लॉ एंड लेजिस्लेशन एज ए प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स, उसे हम स्टेट लेजिस्लेशन कहते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेशन में प्रेसिडेंट और गवर्नर का रोल क्या है, इसको आपको एग्जामिन करना है। पहला सब पार्ट ये हो गया, और दूसरा कि ये जो उनकी भूमिका है वो भारत के संविधान के तहत इन्विसेज की गई फेडरल फ्रेमवर्क को कैसे प्रभावित करती है, उसको आपको डिस्कस करना है। अब दोनों चीज करनी है 150 वर्ड्स में। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे अप्रोच करेंगे। इंट्रोडक्शन इसमें क्या होना चाहिए हमारा, तो इंट्रोडक्शन, अब इसमें की थीम जो है उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। की कंसेप्ट्स या की थीम कौन कौन से हैं, उसके ऊपर हम इंट्रोडक्शन को फोकस करेंगे। तो रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन स्टेट लेजिस्लेशन, ये आपका की थीम है। इस पूरे प्रश्न का अगर आप जो सेंट्रल पॉइंट देखें, मुख्य बिंदु देखें, तो यह स्टेट लेजिस्लेशन में, मतलब राज्य के विधान में, राज्य के कानूनों में, कानून बनाने की प्रक्रिया में गवर्नर और प्रेसिडेंट की भूमिका की बात कर रहा है। उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसी पर फोकस्ड होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम इंट्रोडक्शन में गवर्नर और प्रेसिडेंट के जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है हम उसको बता दें। गवर्नर और प्रेसिडेंट का जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है या जो उनका लेजिस्लेटिव रोल है हम उसको बता दें। हम जानते हैं कि आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट सेज दैट देयर शैल बी ए पार्लियामेंट, जिसका की एक हिस्सा राष्ट्रपति भी होंगी। सो देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। सो आर्टिकल 79 ये कहता है। लाइकवाइज आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट के लिए जो रेस्पेक्टिव आर्टिकल है वो है आर्टिकल 79, जिसमें कि यह बताया गया है कि वो भारत के संसद का एक भाग है। और गवर्नर के लिए जो रेस्पेक्टिव आर्टिकल है वो है आर्टिकल 168, जिसमें बताया गया है कि गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा है। तो हम इस बात से शुरू कर सकते हैं जो उनके लेजिस्लेटिव रोल को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ हाईलाइट करता है। दूसरी बात यह है कि ज्यादा स्पेसिफिक होते हुए हम स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में दोनों की भूमिका के बारे में बात करके शुरुआत कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में, स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में तो हम यहाँ पर गवर्नर की जो भूमिका है आपको स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में, वो आपको आर्टिकल 200 से लेकर 207 और 213
तो इन आर्टिकल्स में इंश्राइन की गई है, इन आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है। और स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, जो प्रेसिडेंशियल पावर है, वो आपको आर्टिकल 201 में मेंशन पर्टिकुलरली किया गया है। तो आप इन आर्टिकल्स को स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में जो गवर्नर और प्रेसिडेंट का रोल है, आप उसको बताते हुए अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। और तीसरी चीज, जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन के आंसर में बताया कि कोई अगर रिसेंट में ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसा रिसेंट करंट अफेयर्स का कोई न्यूज आइटम है जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, आप उसको यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, रिसेंट करंट आइटम को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, न्यूज आइटम को। और खासकर आप देखेंगे कि पॉलिटी के जो प्रश्न हैं स्टैटिक नेचर के होते हुए भी कहीं ना कहीं वो करंट से जुड़े होते हैं। इस तरीके के प्रश्न जो भी आपसे यूपीएससी में अतीत में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं उनका समसामयिक किसी घटनाक्रम से, जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उससे उसका संबंध रहा है। तो इस प्रश्न को अगर आप देखें तो हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिसमें कि उन्होंने गवर्नर और प्रेसिडेंट के जो स्टेट लेजिस्लेशन में रोल है, उसमें कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण बदलाव अपने फैसले के जरिए दिए थे। हम लोग उस फैसले के भी बारे में बात करेंगे अपने आंसर में। पर्टिकुलरली आपको जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस जो है, जो कि 2023 में फाइल किया गया था पिटीशन, जिसका फैसला आपको मार्च 2025 में आया था। ठीक है, तो अगर कोई रिसेंट का करंट आइटम है, न्यूज आइटम है, तो हम इसमें यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, इसका उल्लेख भी हम इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और प्रेसिडेंट के स्टेट लेजिस्लेशन के रिस्पेक्ट में पावर को एक नया आयाम दिया था। ओके, सो वी कैन मेक अ रेफरेंस टू दिस particular judgment of the Supreme Court also in the introduction. So this will give you a specific solid start to your answer, which is totally focused on the theme of the question. That should be your main motive in the introduction. Introduction का मतलब है जो क्वेश्चन का मेन थीम है, आपको वहीं से अपनी बात को शुरू करना है। एग्जामिनर को ये बात पता चल जाए कि you have understood the key theme of the question, so we can start in this manner. Okay, now coming to the main body of the question, and we will follow the order which has been laid down in the question itself. Okay, so we will first talk about the role of president and governor in state legislation. We will examine that role. Okay, so let us see. We will make a subheading, role of president and governor, role of president and governor in state legislation, in state legislation. अब यहां पर देखिए, आप इसको एग्जामिन करना है हमें, है ना, तो हम उसी ऑर्डर में चलेंगे। प्रेसिडेंट के अगर हम रोल की बात करें, so particularly president has a limited role to play in case of state legislation. More role has to be performed by the governor of the state. प्रेसिडेंट की भूमिका आपको आर्टिकल 200 और 201 के कंटेक्स्ट में आती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट सी द रोल ऑफ गवर्नर। नाउ व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, इट इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर हिज एसेंट, और हर एसेंट, जब तक राज्यपाल का एसेंट प्राप्त नहीं होता है, राज्यपाल की जब तक स्वीकृति या सहमति प्राप्त नहीं होती है, तब तक कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पारित कोई भी बिल या विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो उसके लिए क्या है कि आर्टिकल 200 में प्रोविजन है गवर्नर के लिए कि व्हेन अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर हैज 4 ऑप्शंस। गवर्नर हैज 4 ऑप्शंस अंडर आर्टिकल, नाउ दिस इज अंडर आर्टिकल 200, अंडर आर्टिकल 200। तो गवर्नर के पास पहला ऑप्शन क्या है कि ही और सी कैन डिक्लेयर एसेंट टू द बिल, वो बिल को अपनी स्वीकृति या सहमति दे दे। दूसरा ऑप्शन है कि विथहोल्ड एसेंट टू द बिल, सहमति या स्वीकृति देने से मना कर दे, विथहोल्ड एसेंट। और तीसरा कि अदर देन मनी बिल के अलावा अगर कोई विधेयक है अदर देन मनी बिल, रिटर्न it to the legislature
रिटर्न इट टू द लेजिस्लेचर विथ अ मैसेज। उसमें जो भी चेंजेस या अमेंडमेंट गवर्नर को लगता है कि जरूरी हैं, उस मैसेज के साथ स्टेट लेजिस्लेचर को वह कंसिडरेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दे। और चौथी चीज कि रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ, रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए राज्यपाल के समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प हैं और जो चौथा विकल्प है उसमें आपको प्रेसिडेंट की भूमिका सामने आती है। अच्छा, अब इसमें देखिए क्योंकि एग्जामिन करना है आपको, इसीलिए अब अगर गवर्नर ने अपना एसेंट दे दिया तो वो विधेयक कानून बन जाता है गवर्नर के एसेंट के साथ ही। अगर गवर्नर ने एसेंट को विथहोल्ड कर लिया या एसेंट देने से मना कर दिया, डिनाई टू गिव असेंट, सो द बिल एंड्स देयर, फिर उसका जो लेजिस्लेटिव जर्नी है वो खत्म हो जाता, फिर वो कानून नहीं बनता। ओके। तीसरी चीज है कि अगर गवर्नर मनी बिल के अलावा कोई बिल है तो उसके पास, तो गवर्नर के पास विकल्प है कि वह वापस उसको रिक्वायर्ड चेंजेस सजेस्ट करते हुए स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं या भेज सकती हैं। और चौथा विकल्प कि जहां पर वो प्रेसिडेंट के लिए, उस प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व करती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रोविजन है, ये 4th ऑप्शन एक्सरसाइज करते समय, कि गवर्नर को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए 2 पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशंस में बिल को रिजर्व करना आवश्यक है। पहला कंडीशन क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो बिल है वह रेपग्नेंट हो, वह बिल इज रेपग्नेंट और कॉन्ट्ररी टू एनी सेंट्रल लॉ, कॉन्ट्ररी टू एनी सेंट्रल लॉ, केंद्र सरकार के, यानी कि केंद्र के किसी कानून के या तो वो विपरीत जाता हो या उसके साथ रेपग्नेंसी हो, ठीक है, प्रोविजंस में क्लैश हो, तो वैसे बिल को उन्हें प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना है। और दूसरा कि या अगर गवर्नर को ये लगे कि स्टेट लेजिस्लेचर के बिल के द्वारा हाईकोर्ट के पावर्स को कहीं पर डाइल्यूट करने का प्रयास किया गया है, और विच इज डेरोगेटरी टू द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो सच लॉज और सच बिल्स जो कि विच derogate the power of the high court, bills which derogate the power of the high court। तो ये जो भूमिका है गवर्नर की, अब यहां पर आप देखिए कि इन दोनों मामले में कॉन्स्टिट्यूशन कोई टाइमलाइन पुट नहीं करता है गवर्नर को कि कितने समय के अंदर उन्हें वापस इसे स्टेट लेजिस्लेचर को भेजना है कंसिडरेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, या कितने टाइम के अंदर अंदर एक डेडलाइन के अंदर उन्हें बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना है। सो देयर इज नो सच टाइमलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हेन यू एग्जामिन द रोल यू हैव टू राइट डाउन दीज पॉइंट्स। केवल आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो लिखना पर्याप्त नहीं होगा। तो ये यहां पर क्या करता है कि गवर्नर को पावर देता है कि गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वहां पर फिर वो एक तरीके से पॉकेट वीटो एक्सरसाइज कर सकते हैं, इंडिफिनिट पीरियड तक अपने पास होल्ड करके स्टेट लेजिस्लेशन को रख सकते हैं। तो उनकी भूमिका के संबंध में एक जो एग्जामिनेशन का पॉइंट है वो ये आना चाहिए कि इन दोनों स्थिति में क्या कर सकते हैं कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए स्टेट लेजिस्लेशन को पॉकेट वीटो एक तरीके से एक्सरसाइज करते हुए होल्ड पर रख सकते हैं। और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है फेडरल फ्रेमवर्क पर, हम उसको नेक्स्ट सब पार्ट में एड्रेस करेंगे, पहले इस एस्पेक्ट को हम समझ लें। अच्छा, अब आर्टिकल 201 क्या कहता है? आर्टिकल 201 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट, अब यहां पे प्रेसिडेंट की भूमिका की बात आ जाती है आर्टिकल 201 में। आर्टिकल 201 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को जो बिल रिजर्व करके भेजे गए हैं, जो प्रेसिडेंट को बिल रिजर्व करके भेजे गए हैं गवर्नर के द्वारा, वहां पर राष्ट्रपति के समक्ष क्या विकल्प है? राष्ट्रपति के समक्ष विकल्प ये है कि अगर वो बिल मनी बिल है, अगर वो बिल मनी बिल है तो मनी बिल के केस में या तो प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे दें या अपना एसेंट विथहोल्ड कर दें। ठीक है, प्रेसिडेंट वहां पर या तो अपना एसेंट दे दें या तो अपना एसेंट जो है विथहोल्ड कर दें। इन केसेस ऑफ बिल्स अदर देन मनी बिल्स, in cases of bills other than money bills,
वहां पर प्रेसिडेंट के पास क्या विकल्प है कि ही और सी कैन आस्क द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन, फॉर रिकंसिडरेशन। अच्छा, अदर देन मनी बिल वो वापस भेज सकती हैं स्टेट वो गवर्नर को कह सकती हैं कि आप स्टेट लेजिस्लेचर को ये बिल वापस भेज दीजिए रिकंसिडरेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। अच्छा, रिकंसिडरेशन करने के बाद अगर फिर से स्टेट लेजिस्लेचर ने सेम बिल रिटर्न किया या कुछ चेंजेस करके उस बिल को प्रेसिडेंट को रिटर्न किया, देन ऑल्सो प्रेसिडेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव हर असेंट टू दी बिल। तो यहां पर प्रेसिडेंट के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अब यहां पर आप बात को समझिए, हमें उनके रोल को एग्जामिन करना है। तो अब यहां पर भी, अब मनी बिल के केस में भी असेंट या विथहोल्ड असेंट करने के लिए कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और रिकंसिडरेशन के लिए जो बिल्स को अदर देन मनी बिल जो बिल लेजिस्लेचर को भेजे जाते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, उनके लिए भी कोई टाइमलाइन प्रेसिडेंट पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगाता है। सो इन इफेक्ट इट गिव्स अ पॉकेट वीटो ऑफ अ सॉर्ट in which for indefinite period the bills passed by the state legislature can be kept in abeyance, or the governor or the president can sit on the bills and it only delays the passage, the final passage of such state legislation, which goes against the representative character of parliamentary democracy। क्योंकि वो कानून अगर राज्य विधायिका के द्वारा बनाकर और उसे पारित किया गया है संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए, तो एक तरीके से वो लोगों के विल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट बहुत समय तक उसके ऊपर बैठे रहते हैं, इंडेफिनेटली डिलेइंग द पैसेज ऑफ द बिल बाय जस्ट सस्पेंडिंग इट, बाय जस्ट नॉट एक्सपेडाइटिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी, तो फिर वहां पर क्या होता है कि आपको राज्य और केंद्र के बीच में टकराव होता है। सो इट लीड्स टू कन्फ्रंटेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर दैट वी विल डील इन द नेक्स्ट सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो पहला तो ये बिंदु हो गया आपको आर्टिकल 200 और 201 के कंटेक्स्ट में। अब देखिए दूसरी चीज जो बात आती है, अब यहां पर आपको ये भी जानना जरूरी है, एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि अभी जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है अभी कुछ ही समय पहले, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट हैज पुट अ टाइमलाइन ऑन बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इसको आपको ध्यान से देखना है, ये प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई प्रेसिडेंट को 3 महीने का टाइमलाइन दिया है, 3 months टाइमलाइन। द प्रेसिडेंट हैज टू डिसाइड विद इन 3 months, द प्रेसिडेंट हैज टू डिसाइड विद इन 3 months ओवर सच बिल्स विच आर रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। पहली बात कि राष्ट्रपति उसको इंडेफिनिट टाइम तक अपने पास जो रिजर्व बिल्स प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजी जाती हैं, इंडेफिनिट टाइम तक उसके ऊपर बैठ नहीं सकती, इनडेसिसिव नहीं हो सकती, उस पर 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। और अगर 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति फैसला नहीं लेती हैं तो फिर उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर को वो रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों उसके ऊपर वो डिसीजन पेंडिंग किया है उन्होंने। ओके, सो द प्रेसिडेंट हैज टू प्रोवाइड रीजंस आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 months is lapsed for what reasons she has not taken any decision over the bill which has been reserved for her consideration। ठीक है, तो एक तो टाइमलाइन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के लिए लगा दिया, और गवर्नर के लिए आर्टिकल 200 के कंटेक्स्ट में 1 से 3 महीने का टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, 1 and 3 month, 1 से 3 महीने का। मतलब यहां पर किस प्रकार से है वो मैं आपको समझा दूं कि जो एसेंट देने के लिए टाइमलाइन है, बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, we know that the governor is expected to work on the aid and advice of the state council of minister। तो state council of minister के aid and advice पर अगर the governor is ready to give assent to the bill, so he or she must give assent within 1 month। अगर वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ओपिनियन के एडवाइस के कॉन्ट्ररी assent withhold कर रही हैं, तो he or she has maximum of 3 months to take a decision on that, maximum of 3 months। If contrary to the advice of the state council of minister, if he or she is returning the bill to the legislature in case of bills other than money bill, then again the Supreme Court has put a 3-month timeline, 3-month deadline। And similarly in the case of reserving a bill for consideration of the president, इसमें 3 महीने का समय आपको
सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको यह फैसला करना है कि क्या आप राष्ट्रपति को बिल रिजर्व करने के लिए भेजेंगे। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पहली बार में गवर्नर ने यह फैसला नहीं किया कि उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है, तो जब वो वापस स्टेट लेजिस्लेचर को अगर बिल भेजते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर से जब वो बिल आता है, तो दूसरी बार में फिर वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं कर सकते। तो सम ऑफ दीज फैक्टर्स हैव बीन पुट बाय द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने डिसीजंस में भी इस चीज को हाईलाइट किया है। अच्छा, फिर तो ये बात कही जाएगी यहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी रेज होते हैं। जब आप उनके रोल को एग्जामिन करते हैं तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज रेज होते हैं, जैसे आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 क्या कहता है? आर्टिकल 361 ये कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ देयर फंक्शंस, तो फिर वहां पर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हो सकती है। तो नो प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज, और ये तो उनके ड्यूटीज का पार्ट है। तो क्या आर्टिकल 361 इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को? अब ये क्वेश्चन रेज होता है, ठीक है। तो क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का, जिसके ऊपर की जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, जिसको कि जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के तराजू पे तौल नहीं सकता? तो अब यहां पर आपको दो चीजें समझनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक जजमेंट दिया था नबाम रेबिया के केस में। नबाम रेबिया केस 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल बिल को रिजर्व करने के मामले में, आर्टिकल 200 में जो ऑप्शन है बिल को रिजर्व करने के मामले में, सो रिजर्विंग अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, केवल इस मामले में गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है, अन्य किसी भी मामले में गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। सो दिस थिंग हैज बीन वेरी क्लियरली हाईलाइटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द नबाम रेबिया जजमेंट ऑफ 2016, ठीक है। अच्छा, उसमें यह भी कहा कि ये जो गवर्नर का डिस्क्रिशन है दैट इज ऑल्सो एमिनेबल टू जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। लाइकवाइज द सुप्रीम कोर्ट अर्लियर इन रामेश्वर प्रसाद केस, इन रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो गवर्नर के पावर हैं, जो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, तो आर्टिकल 361 it does not provide complete immunity from judicial review to the governor. So if the refusal or the denial of assent is given by malified intent or by unconstitutional ground, अगर जो रिफ्यूजल ऑफ एसेंट है वो मेलाफाइड इंटेंट से दिया गया हो या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे दिया गया हो, सो दैट कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, that can be declared as unconstitutional by the Supreme Court. So this thing was highlighted in this particular case also, Rameswar Prasad versus Union of India in 2006, and similar thing was reiterated in Nawam Rebia 2016 also, that the discretionary power of the governor, जो गवर्नर का discretionary power है आर्टिकल 200 के अंतर्गत, that is also subject to judicial review. Okay, so in the present case, इन द प्रेजेंट इंस्टेंस, जो तमिलनाडु वाला मामला था, उसी तरीके के कुछ मामले आपको अन्य, जो खासकर जहां पर केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उसके विपक्षी दलों की सरकारें जिन राज्यों में हैं, वहां पर इस तरीके का मामला ज्यादा सामने आ रहा है। जैसे तमिलनाडु के मामले में 2023 में तमिलनाडु की विधानसभा ने एक स्पेशल सेशन बुलाकर 10 कानून को, 10 लॉज को पारित किया था, और वहां के गवर्नर ने उन 10 लॉज को क्या किया कि सबसे पहले तो काफी समय तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया, फिर वापस उसको स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा रिकंसिडरेशन के लिए, और जब स्टेट लेजिस्लेचर ने उसे हूबहू बिना किसी अमेंडमेंट के गवर्नर को वापस भेजा, तो गवर्नर ने एसेंट देने के बजाय उसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया, और प्रेसिडेंट के लिए जब रिजर्व कर लिया तो फिर प्रेसिडेंट के भी द्वारा वहां पर उस मामले पर कोई आगे कार्रवाई नहीं की गई, जिस तरीके से कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पारित किए गए 10 कानून लंबित रह गए, दे वर पेंडिंग। उसी प्रकार का मामला आपको केरल में आया। केरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में 2 सेपरेट पिटीशन दायर किए, सुप्रीम कोर्ट में 2 सेपरेट पिटीशन अपने फॉर्मर गवर्नर के ऊपर। उसी तरीके से पंजाब, द स्टेट ऑफ पंजाब,
पंजाब ने भी कहा कि जो गवर्नर हैं वो उनके साथ ऐसे लेजिस्लेशंस के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई फैसला नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट गेव अ लैंडमार्क डिसीजन इन द प्रेजेंट केस, दैट इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 2025, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट के ऊपर भी टाइमलाइन पुट किया और फिर उन्होंने गवर्नर पर भी टाइमलाइन पुट किया। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट एज ए मेजर ऑफ प्रूडेंस, कि प्रेसिडेंट क्या करें कि एज ए मेजर ऑफ प्रूडेंस जो बिल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के मैटर को एग्जामिन करने के लिए प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किए जाते हैं, वैसे बिल को प्रेसिडेंट एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस मस्ट रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स शुड रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई स्टेट लेवल पर तो गवर्नर के पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जहां पर कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ओपिनियन को एलिसिट कर सकें, ओपिनियन को मांग सकें। तो उन्होंने कहा कि एज ए मेजर ऑफ प्रूडेंस द प्रेसिडेंट इन केसेस ऑफ द बिल्स विच आर रिजर्व फॉर हर कंसिडरेशन ऑन मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, अगर जहां पर कि परसीव्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अगर लग रही है गवर्नर को, तो वहां पर वैसे बिल्स को सुप्रीम कोर्ट को उनके ओपिनियन के लिए रेफर किया जाए। सो दीज थिंग्स हैव बीन emerging in the current times with respect to the role of governor and president in state legislation. Now, this was one aspect. The another aspect is the role of president and governor during emergency. या उसके पहले हम ordinances की बात करें। Ordinances. So state legislation is also done through ordinance. We know that Article 213 of the Constitution, संविधान का अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 क्या करता है, ये गवर्नर को पावर देता है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर रेसेस में है, मींस नॉट इन सेशन, सो ड्यूरिंग रेसेस द गवर्नर कैन मेक लॉ थ्रू पासिंग ऑर्डिनेंसेस, प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंसेस विच विल हैव द सेम इफेक्ट एज एन एक्ट पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब उसमें यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर की रीअसेंबली के 6 वीक के विद इन, रीअसेंबली के 6 वीक के विद इन उसे लेजिस्लेचर से पास कराना जरूरी होगा, नहीं तो वो लैप्स कर जाएगा। अब यहां पे ये है, अब आप देख लीजिए कि ये स्टेट लेजिस्लेशन का ही मामला हो गया, ऑर्डिनेंस के द्वारा ये स्टेट लेजिस्लेशन का मामला है जहां पर कि आपको गवर्नर की भूमिका स्पष्ट है। अब यहां पर कई बार ये देखा गया है कि गवर्नर एट टाइम्स एज दे हैव टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो क्या करते हैं कि बिना असेंबली के सामने प्रेजेंट किए हुए सेम ऑर्डिनेंस को रिपीटेडली प्रोमलगेट करते हैं। ओके, सो प्रोमलगेशन ऑफ और रीप्रोमलगेशन ऑफ सेम ऑर्डिनेंस रिपीटेडली, रीप्रोमलगेशन ऑफ सेम ऑर्डिनेंस रिपीटेडली। और इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट का था, बिहार का मामला है कि बिहार फाइनेंस एक्ट के जरिए वहां पर ऑर्डिनेंस जो है पारित करके एक ही ऑर्डिनेंस को मल्टीपल टाइम्स पास किया गया था, विद द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स फेमस डीसी वाधवा जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट इन इट्स डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987, स्टेट ऑफ बिहार। आपको अपने आंसर्स में जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उसको जरूर कोट करना चाहिए। तो इन डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, the Supreme Court asserted that repromulgation of the same ordinance it amounts to fraud on the Constitution, and taking such harsh words, the Supreme Court ने क्या कहा कि अगर आप सेम ऑर्डिनेंस को repromulgate करते हैं, so that is a fraud on the Constitution. Okay, Constitution. तो जब आप एग्जामिन करते हैं उनके रोल को, तो यहां पर रीप्रोमलगेशन का इशू आपको सामने आता है जो आपको अपने आंसर में लिखना है। अब तीसरी बात जो प्रेसिडेंट के या गवर्नर का रोल है वो आपको इमरजेंसी प्रोविजंस में देखने को मिलता है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के कंटेक्स्ट में। हम जानते हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू इंश्योर दैट the governments in the state are being carried on in accordance to the provisions of the constitution. यह संघ की जिम्मेदारी है कि राज्य में सरकारें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चलें। ठीक है, और उसी के तहत आर्टिकल 356 के अंतर्गत
प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि इफ अ गवर्नमेंट if a government of a state, if the president is of the opinion that the government of a state is not being carried on in accordance to the constitution, then the president can issue a proclamation of state emergency. आर्टिकल 356 के अंतर्गत ये प्रेसिडेंट को पावर है कि अगर राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही तो वहां पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि राज्य में धारा अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं. सो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन. आर्टिकल 365 में यह बात कही गई है कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिंग इन अकॉर्डेंस ऑफ द डायरेक्शंस पास्ड बाय द यूनियन, अगर केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा हो, तो वैसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति आपको आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रोक्लेमेशन इशू कर सकती हैं. सो अंडर दिस emergency provision, we know that the state legislature, with respect to the state legislature, the president may declare that the power of the state legislature, वहां पर राष्ट्रपति ये घोषित कर सकते हैं कि उस राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो भूमिका है वो पार्लियामेंट के द्वारा या by any authority under the parliament, the task or the duties of the state legislature will be carried on by the parliament or any authority under the Parliament of India. Okay, so here you find the role of the president in state legislation in case of president rule or emergency, state emergency, which is informally known as under article 356 of the constitution. अब यहाँ पे ये मुद्दा सामने आता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को कितने दिन आप ऐसे सस्पेंडेड एनिमेशन में रख सकते हैं, है ना. तो ये जो एक भूमिका है राष्ट्रपति की, ये आपको गवर्नर की रिपोर्ट पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है या गवर्नर की रिपोर्ट के बिना भी लगाया जा सकता है. तो यहाँ पर सीमित भूमिका आपको गवर्नर की भी होती है, जहां पर कि पूरे राज्य विधायिका के चरित्र को परिवर्तित कर दिया जाता है और उसे एक तरीके से सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जाता है. तो यहाँ पर जब आप उनके रोल को एग्जामिन करेंगे तो इस चीज को हाईलाइट करना होगा कि आर्बिट्ररी मैटर पे प्रेसिडेंट रूल का इंपोजिशन, सो दैट इज ऑल्सो नाउ ब्राउट अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि वो भी मैलाफाइड नहीं होना चाहिए. दैट शुड नॉट ऑल्सो बी ऑन मैलाफाइड ग्राउंड्स. ओके, सो दिस इज हाउ इन वेरियस कंटेक्स्ट आर्टिकल 201 की हमने बात की, 200 की बात की, आर्टिकल 201 की बात की, 213 की बात की. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 356 एंड 365. So this was the role of president and governor in state legislation. Now we will come to the second sub part of the question. दूसरा सब पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि how does it impact the federal framework as envisaged under the Constitution of India. Now see, how does it impact the federal framework. So we will again make a subheading, impact on federal framework, impact on federal framework as envisaged in the constitution, as envisaged in the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस फेडरल फ्रेमवर्क की एक परिकल्पना की है उसमें क्या बात है, उसमें यह है कि स्टेट एंड सेंटर दे विल, स्टेट एंड यूनियन दे विल वर्क एज ऑटोनोमस बॉडीज और एंटिटीज अंडर देयर रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ जुरिस्डिक्शन. तो वहां पर यह बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल फ्रेमवर्क. अब अगर हम पहले अगर आर्टिकल 200 के कंटेक्स्ट में या आर्टिकल 201 के कंटेक्स्ट में देखें तो ये जो भूमिका है प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, ये फेडरल फ्रेमवर्क को क्या करती है, सबवर्ट करती है. अगर वो इंडेफिनिट टाइम तक बिल के पैसेज को डिले करते हैं, बिल के पैसेज को विदाउट एनी सॉलिड ग्राउंड and just exercising pocket veto, so what it does, it subverts the federal character, which is provided by the Indian Constitution. वो फेडरल कैरेक्टर को ही सबवर्ट कर देता है. why? Ultimately the will of governor or the president rules and the will of the state legislature, which is representative of the will of the people, that is not affirmed. okay, तो यहां पर क्या होता है कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट हैं उनका विल फिर गवर्नर और प्रेसिडेंट, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट
and president is head of the union executive. So by governor and president, ultimately the will of the union government prevails over the will of the state legislature. So this is how it subverts the federal character. अब जब हम दूसरे कंटेक्स्ट में बात करें, ऑर्डिनेंस के कंटेक्स्ट में, so in context of article 213, so here we have seen that repromulgation of the same ordinance, सेम अगर हम अध्यादेश को राज्यपाल के द्वारा रिपीटेडली रिप्रोमलगेट किया जाए, बार बार उसे प्रोमलगेट किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इट इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, it means that it is not presented to the assembly or the state legislature, it does not represent the will of the people, and the governor in collaboration with the state council of minister is taking away the role of the legislature and placing it in the hands of the executive. तो फेडरल सिस्टम में आपको अगर सेंटर और स्टेट रिलेशन की बात है, तो आपको स्टेट में भी जो वेरियस ऑर्गन्स हैं उनके बीच में भी बैलेंस की बात है. ओके, सो गवर्नर एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ द सेंटर. तो गवर्नर क्या है? सो गवर्नर इज द acting as the agent of the center, and if there is repromulgation of the same ordinance, so it is taking away the duty of the legislature, taking away the duty of the और role of the legislature. यहाँ पर जो विधायिका का कार्य है उसको किसे सौंप रहे हैं? एग्जीक्यूटिव को. नाउ दिस सेपरेशन ऑफ पावर इज गेटिंग डाइल्यूटेड, सेपरेशन ऑफ पावर इज गेटिंग वायलेटेड. यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर वायलेट हो रहा है, और सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर भी फेडरल कैरेक्टरिस्टिक है. इट इज ऑल्सो अ फेडरल कैरेक्टरिस्टिक. ओके, नाउ लेट अस सी इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 365 और आर्टिकल 356. अब आर्टिकल 356 या 365 के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, जो प्रेसिडेंट के रोल की हम बात कर रहे थे, जहां पर कि स्टेट लेजिस्लेचर की के टास्क को वो इमरजेंसी के टाइम पर, स्टेट इमरजेंसी के टाइम पर कैन हैंड इट ओवर टू द पार्लियामेंट, तो यहाँ पे सीधा सबवर्जन है फेडरल कैरेक्टर का. ओके, और एनी अथॉरिटी अंडर द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट यहाँ पर एक्सरसाइज करने लगता है स्टेट लेजिस्लेचर के फंक्शन को. सो इट इज वायलेशन ऑफ फेडरल नेचर. ये जो फेडरल पॉलिटी है उसका ये वायलेशन है ना. सो इमरजेंसी प्रोविजंस इन देमसेल्फ, उन्हें क्या माना जाता है? उन्हें भारत के संघीय ढांचे के विपरीत माना जाता है, विरोध में माना जाता है. ओके, तो उसका जो इम्पैक्ट है फेडरल फ्रेमवर्क पर वो इस तरीके से आपको पड़ता है, जो आपको इलेबोरेट करके डिस्कस करके अपने आंसर में बताना है. अब कंक्लूजन क्या रखना है? कंक्लूजन ये रखना है कि जैसे हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की, ठीक है ना, तो पूर्व में भी इस प्रकार की जो कमिटीज बनी हैं या आयोग स्थापित किए गए थे, उनके ऑब्जर्वेशंस को आप इसमें लिखते हुए अपने कंक्लूजन को बना सकते हैं. जैसे सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन पर स्टैब्लिश हुई थी, तो सरकारिया कमीशन ने भी यह सुझाव दिया था कि जो गवर्नर्स के द्वारा इंडेफिनिट डिले है या जो हर्डल है स्टेट लेजिस्लेशन में, उसको प्रिवेंट करने के लिए, या प्रेसिडेंट के द्वारा उस हर्डल को प्रिवेंट करने के लिए बिल के ड्राफ्टिंग स्टेज पर ही गवर्नर से कंसल्टेशन होनी चाहिए. बिल के ड्राफ्टिंग स्टेज पर ही, जब बिल तैयार किया जा रहा हो. तो ये एक सुझाव उन्होंने दिया था. और दूसरी चीज कि उन्होंने टाइमलाइन की भी बात की थी कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए टाइमलाइन डिफाइन किए जाने चाहिए, जिसके कि अंदर उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स के ऊपर एक्ट करना बाध्य हो. और इसी तरीके से ईयर 2000 में एक नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था. नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उसने भी कुछ इसी प्रकार के सुझाव दिए थे, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगा है.
एक रेफरेंस भेजा है जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के मामले में दिया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो राष्ट्रपति को किसी चीज को करने के लिए विवश करे, और अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने वो चीज नहीं की जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है, तो फिर उसमें फिर प्रेसिडेंट के पावर्स पे फिर क्या पेनल्टी लगेगी। तो ये सब उसमें महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय खड़े होते हैं। तो प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के अंतर्गत क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया है, अपना एडवाइस उनका मांगा है इस मामले को लेकर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु मामले में जो जजमेंट दिया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, तो इसमें जो टाइमलाइन की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है वो भी कई महत्वपूर्ण ऐसे संवैधानिक प्रश्न खड़े करता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा पावर है, क्या प्रेसिडेंट को विवश किया जा सकता है, क्या गवर्नर को विवश किया जा सकता है। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा टाइमलाइन नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से टाइमलाइन उसमें इस्टेब्लिश करके क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को चेंज नहीं कर रहा है, क्या ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके, सो ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस विल बी एड्रेस्ड इन द कमिंग फ्यूचर बाय द फ्यूचर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, बट फॉर नाउ वी कैन से दैट ये जो कन्फ्लिक्ट है ये फेडरल सिस्टम के लिए सही नहीं है। गवर्नर को या प्रेसिडेंट को एक रीजनेबल टाइम के विद इन स्टेट लेजिस्लेशन को क्लियर करना चाहिए या उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सो इन कंक्लूजन वी कैन राइट दैट इन लाइन विद द recommendations मेड बाय सरकारिया कमीशन और द NCRWC, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, so in lines with the suggestions made by these commissions we can say that consultations with governor at the drafting stage of the bill can reduce such confrontations. And the second thing is putting a timeline, it makes the entire process more democratic. It puts the onus on the governor and the president that why a bill is being lingered on for indefinite period of time. And the constitution at the same time, it does not give pocket veto, it does not give any such kind of pocket veto to either the president or the governor in that case. And if they exercise such kind of pocket veto, it brings the federal system to a halt. Okay, so in conclusion हम ये बात कह सकते हैं कि भाई इस तरीके के जो टकराव हैं ये कम होने चाहिए, कम ऐसे मौके आने चाहिए जहां पर कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़े, और जो ये टाइमलाइन से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से टाइमलाइन से संबंधित जो प्रश्न खड़े हुए हैं, जो संवैधानिक प्रश्न खड़े हुए हैं, उनका समय के साथ उनका भी समाधान हो जाएगा। सो कीपिंग इन दिस स्पिरिट ऑफ द फेडरल कैरेक्टर वी कैन कंक्लूड आवर आंसर।